आप प्रधानमंत्री शब्द कह रहे हैं, महाभ्रष्ट महाबेईमान प्रधानमंत्री। सीधे शब्दों में आप इनको इस तरह परिभाषित करिए। अगर कुछ श्रीमान माननीय महोदय लगाना तो आगे लगा सकते हैं। माननीय महाभ्रष्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत की छवि को धूमिल कर गए। जो इस देश में फैसले आ रहे हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट्स आ रहे हैं, जो सारी ये बातें सामने आ रही हैं, आप कल्पना कर सकते हैं क्या ये पूरी दुनिया में इसका मैसेज है? और तुम्हारे वो इवेंट 4 राइटर और डायरेक्टर और कलाकार और गीतकार संगीतकार तुम्हारा इंटरव्यू ले ले, तुम्हारी टीम जाके वहां पे आपका मोदी मोदी का गुणगान कर दे, तो क्या उससे देश में छवि बन जाएगी दुनिया में भारत की? आपके यहाँ मानवीकरण क्या है? आपके यहाँ मानवाधिकार की कितनी हिफाजत है? आपके देश में लोकतंत्र की कितनी। मैं तो एक लाइन कहना चाहता हूं जो बड़ी मेरे ख्याल से सटीक बैठेगी। हम आप डरते हैं, जानवर डरते हैं, यानी जो सजीव चीजें हैं वो डरती हैं मनुष्य के रूप में, जानवर के रूप में। मेरे ख्याल से भारत का लोकतंत्र डर रहा है। स्थितियां ऐसी हैं। भारत का निर्जीव से मेरा अभिप्राय है, वो जो कानून है, जो पूरी एक हमारी किताब है, वो नरेंद्र मोदी से डर रही है आज की डेट में, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने उसकी धज्जियां उड़ा दी। आप एक की बात कर रहे हैं, मैं सारी बातें कर रहा हूं। मैंने एक नया शब्द इजाद किया और ये बात आप लोग चर्चा में लाइए। हम आतंकवादी संगठनों में एक शब्द का प्रयोग लगातार सुनते हैं, स्लीपर सेल का। स्लीपर सेल बड़े डेंजरस होते हैं और वो बड़े लंबे समय तक किसी जगह पे, किसी समाज में, घर में, संस्था में काम करते करते वो पूरी जासूसी और निगरानी करते हुए अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं। बीजेपी ने इस देश की तमाम संवैधानिक संस्थाओं में अपने राजनीतिक स्लीपर सेल स्थापित कर दिए। उसका एक उदाहरण मैं उत्तर प्रदेश से दे रहा हूं। एक है दुर्गा शंकर मिश्रा, जो कि मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश के। वो 4 बार रिटायर होने के बाद रिटायर हो चुके हैं। तो मैं राजनीतिक स्लीपर सेल कहता हूं, आरएसएस का, बीजेपी का। ये इस लोकतांत्रिक ढांचे के लिए दीमक की तरह काम कर रहा है। अच्छा, उनकी किस एंट्री पे बैड एंट्री लिख जाएगा भाई, उसको कौन सा किस बात का डर है? तो इस तरह चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, या जितनी भी संस्थाएं, मीडिया जगत में आपके तो 20-25 साल पहले ही स्लीपर सेल की स्थापना आरएसएस और बीजेपी ने कर दी थी। तो वही तो आजकल भाड़ की तरह गा रहे हैं, बजा रहे हैं, सुना रहे हैं देश को। भाड़ गीत गाया जाता है, वो उस राजाओं के समय में वो कौन सी वंदना कहते थे, उस वंदना को कर रहे हैं। तो ये बड़ा खतरनाक है। और मैं इन सारे भाषाओं का, शब्दों का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं कि शायद जनता को, मैं अभी बड़ा संवैधानिक हो जाऊं, बड़ा मैं साहित्यिक हो जाऊं, ऐसे शब्दों का प्रयोग करूं, वो शायद जनता को कनेक्ट नहीं करेगा। इसलिए मैं जानबूझ के इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं कि आपके व्यूवर्स देखें तो समझें कि क्या परिस्थितियां डेवलप कर दी इस सरकार ने, क्या व्यवस्थाएं ला दी इस सरकार ने। तो निश्चित तौर पे बीजेपी डरी हुई है, नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं। कुछ भी इंडिया अलायंस में हो जाए, मैं पॉलिटिकल 2 लाइन कह के अपनी बात को खत्म करूंगा, कुछ भी हो जाए, लेकिन मौजूदा 2024 का चुनाव बीजेपी के पक्ष में नहीं है, जनता के हिसाब से। क्योंकि जनता, जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जो दलित है, पिछड़े हैं, शोषित हैं, अगड़ों में जो गरीब है, वो सभी इस बात को मान चुके हैं कि इस सरकार ने हमारा आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक हर तरीके से नुकसान किया है। तो ये लेकिन जो लास्ट अभी जो बात हुई है, वो बात मेरे ख्याल से बीजेपी को परेशान करेगी, लेकिन बीजेपी चुप नहीं बैठेगी। इस पे निश्चित तौर पे कोई ना कोई काउंटर वो लेके आएगी, जिससे हमारा लोकतंत्र कमजोर होगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। और नहीं होता लेकिन है तो आप सबको अग्रिम बधाई। लेकिन बीजेपी के लोग और सरकार से जुड़े हुए लोग ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री विश्व गुरु बनाने जा रहे हैं, और ये जो सारा कदम है वो विश्व गुरु बनाने के लिए उठाया गया है। चाहे वो पीएम केयर फंड हो, चाहे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हो, ये सब विश्व गुरु बनाने के लिए। आप समझ नहीं पा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, किसी भी देश को विश्व गुरु तभी बनता है जब वो आर्थिक रूप से और शैक्षणिक रूप से, सुरक्षात्मक रूप से संपन्न होता है, वो देश विश्व गुरु बनता है। किसी के भाषण देने से कोई विश्व गुरु नहीं बन जाता है। आज अमेरिका का दबदबा इसलिए पूरे में है कि अमेरिका ने इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, वैज्ञानिकता के क्षेत्र में जिस तरह के कीर्तिमान स्थापित किए हैं, चाहे वो रसिया हो, जापान हो, चाहे फ्रांस हो, इटली हो, इंग्लैंड हो, जो भी कंट्रीज विकसित देश बन गए,
वो विश्व गुरु की, चाइना हो वो उस कतार में। आप विकासशील देश से भी नीचे की स्थिति में जा रहे हैं। आपके पड़ोसी देश, चाहे वो बांग्लादेश ले लो, चाहे वो श्रीलंका और भी अगल बगल के हमारे देश हैं, वो हमसे उनकी इकोनॉमी हो गई है, हमसे बेहतर वो काम कर रही है। भला मनाइए कि भारत एक ऐसा कृषि प्रधान देश है जिसकी अर्थव्यवस्था गांव में बसती है, जिसको श्रीलंका की तरह भुखमरी नहीं आती है, जहां का किसान खुद आम आदमी सक्षम है अपने खान पान के लिए, रहन सहन की व्यवस्था करने के लिए, सरकार के ऊपर वो निर्भर नहीं है। तो ये इसका शुक्र मनाइए। विश्व गुरु कुछ नहीं बन रहा है। अडानी नंबर 1 हो गया, बीजेपी का चंदा नंबर 1 हो गया, आरएसएस की बल्ले बल्ले हो गई, और वो शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन समझ लीजिए बीजेपी का जो मूल कैडर वोटर है उसकी बल्ले बल्ले हो गई, और कुछ 3% 1% लोगों के पास इस देश की एक बड़ी पूंजी पहुंच गई, और जो 150 लाख करोड़ रुपए जो नरेंद्र मोदी एंड कंपनी ने, वो 150 लाख करोड़ रुपए कहां 10 साल में खर्च किया गया? कौन सा नियम कानून या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया गया 10 सालों में जो हम नहीं देख पा रहे हैं? आखिर इंद्र का दरबार सजाया गया है क्या जो आप नहीं देख रहे हैं? वो स्वर्ग में कहीं बनाया गया है जो हमारे आपकी रेंज से बाहर है? ऐसा तो कुछ है नहीं। तो जाहिर सी बात है इस देश को लूट लिया है इन बेईमान लुटेरों ने, डकैतों ने, लोकतंत्र के हत्यारों ने। जनता को इस बात को समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। हमारी कोई संस्था, जैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, आप पत्रकार चौथे स्तंभ के रूप में हैं, कुछ बिक गए, कुछ अपनी ड्यूटी को निभा रहे हैं, तो ये लोग तो लड़ेंगे, लेकिन जनता को अंगड़ाई लेनी पड़ेगी और ये सरकार धराशायी होगी। ये मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूं।